बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि डेंगू के डंक तेज 24 घंटे में डिवीजन में मजीद 10 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद एलाइड और DHQ अस्पताल में 5 नए मरीज लाए गए। जिला फैसलाबाद में रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 56 हो गई। झंग में डेंगू के 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। झंग में मुतासरा मरीजों की तादाद 23 हो गई। DHQ अस्पताल में 7 मरीज जेर इलाज हैं। टोबा में 2 नए केस रिपोर्ट हुए। टोबा में मुतासरा मरीजों की तादाद 5 हो गई। रवासाल डिवीजन में डेंगू मुतासरा 2 जाँ भाग हो गए। आपको बताएं कि इस हवाले से खबर से आगाह करें कि डेंगू के डंक तेज हो गए हैं और फैसलाबाद में भी दिन ब दिन केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटे में डिवीजन में मजीद 10 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद एलाइड और DHQ अस्पताल में 5 नए मरीज लाए गए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर कामरान नशरी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बताएगा, हर गुजरते दिन के साथ डेंगू बढ़ता जा रहा है, महकमा सेहत किस हद तक तैयार है निपटने के लिए? जी शुक्रिया, आपने मुझे मौक़िफ़ बताने का मौका दिया। इस वक्त पंजाब पूरे में बल्कि पाकिस्तान में एक वबा की सूरत चल रही है। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 5000 के करीब डेंगू के न्यू केसेस हैं इस साल के, जिसमें से ज़्यादा बर्डन है लाहौर और रावलपिंडी। और लाहौर में तकरीबन 3000 और पिंडी में भी 1000 से ज़्यादा। फैसलाबाद में आज की डेट तक कोई 54 के करीब मरीज हैं जो हमने कंफर्म किए हुए हैं और डेली ये केसेस फैसलाबाद में आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक ज़्यादा वो केसेस हैं जो लाहौर से या पिंडी से इधर आ रहे हैं और हमारे पास आते हैं, ट्रीट करते होते हैं। जो नेटिव केसेस हैं, मकामी केसेस हैं फैसलाबाद के, वो कम है निस्बतन दूसरे शहरों के। तो इसलिए वो हम इसके बावजूद हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। हम केस को भी ट्रेस कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स भी देख रहे हैं और साथ हम देखते हैं कि जो क्योंकि इसमें जो बीमारी फैलाने वाला मच्छर जो होता है उसके अंडे और उसको ख़त्म करना, उसके लिए हमारी टीम बिल्कुल फ़ौरन 24 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करते हैं। जहाँ भी जो जिस इलाके से केस होता है हम उधर फ़ौरन एक्टिविटी करके तो कॉन्टैक्ट भी देखते हैं, लोगों में अवेयरनेस भी देते हैं और साथ हम देख लेते हैं वहाँ पे कोई लार्वा या मच्छर तो नहीं, हम स्प्रे कर देते हैं वहाँ पे। हम पूरा विजिलेंटली देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बेड्स हमने रिजर्व किए हैं डेंगू के लिए, उसको भी हमने डबल कर दिया हुआ है। दवाइयाँ भी वाफर मकदार में मौजूद हैं क्योंकि ये एपिडेमिक है और इसमें कुछ टाइम लगेगा इसको कंट्रोल होने में। लेकिन फैसलाबाद में हमने सूरत काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल भी है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ये एक वबा का सीज़न है, इसमें हमने गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए भी तैयारी की हुई है और मेरा ख्याल है कि हम इसको इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर काबू पा लेंगे। सर अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, अस्पतालों में कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड मुख्तस किए गए हैं डेंगू के मरीजों के लिए? डेंगू के मरीजों के लिए जो रूटीन में हमने रिजर्व किए थे वो थे तकरीबन 150। हमने इसकी कैपेसिटी डबल कर दी है। हमने इस वक्त 300 के करीब पूरे डिवीजन में बात कर रहा हूँ, डिवीजन में हमने 300 के करीब बेड कर दिए हुए हैं, डबल कर दिए हैं और बैकअप के ऊपर भी हमने रखे हुए हैं। अगर ज़्यादा सूरत हो तो हम बेड्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो इस वक्त मौजूदा पेशेंट, मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास 54 पेशेंट है, उनमें से ज़्यादातर मरीज फैसलाबाद में है। सिरौर में इस वक्त कोई दाखिल नहीं है, टोबा में भी दाखिल है, जहांग में भी है, लेकिन ज़्यादा बर्डन फैसलाबाद के ऊपर है। और फैसलाबाद में हमने वो एमरजेंसी वाली सूरत हाल लगाई हुई है और पूरा हमने अलर्ट किया हुआ हर चीज़ को हर जगह पे, ताकि हम इसको कंट्रोल कर लें। और लकीली कोविड और डिक्लाइन हो रहा है तो हमने जो एनर्जीज वहाँ पे लगा रहे थे उसको हमने इधर भी डाइवर्ट कर दिया हुआ है और उसको भी साथ मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे और ये चीज़ काबू में आ जाएगी। सर डेंगू की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे इस हवाले से मजीद? डेंगू की रोकथाम के लिए हमने जो है इसमें इसकी ट्रांसमिशन मच्छर के जरिए होती है। तो जो पेशेंट है जिसको ये डेंगू हो जाता है, हमने उसको आइसोलेट करना होता है नेट के अंदर, ताकि वहाँ उस तक मच्छर की रसाई ना हो सके। हम वो दो तरीके हैं, एक तो या उसको होम आइसोलेशन कर देते हैं या फिर उसको हॉस्पिटल में नेटेड बेड के अंदर रखते हैं जब तक वो उस फेस से निकल जाए, जब तक वो इन्फेक्टिव होता है। और दूसरा ये है कि
पेशेंट को आइसोलेट करते हैं और दूसरा हम मच्छर को और उसके अंडों को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी के साथ पूरी एफर्ट करते हैं ताकि वो उसके अंडे भी ना रह सकें और मच्छर को भी हम उस इलाके से ख़त्म कर दें। और जहाँ भी केस निकलता है इम्कान होता है कि उसके इर्द गिर्द मजीद केसेस निकलें, हम उसके जो जहाँ भी निकलता है वहाँ से हम 49 घरों का हमारा टारगेट होता है, उसके इर्द गिर्द 49 घरों को हम फौरन स्प्रे करते हैं। वहाँ पे हम अवेयरनेस देते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं कि अगर कोई सस्पेक्टेड मरीज मिल जाए तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल में डेंगू काउंटर साइन किए हुए हैं, जो दिल्ली में पेशेंट आ रहे होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डेंगू वायरस के फैलाव में शिद्दत, जंग समेत तमाम अजला में इंसदाद डेंगू के हवाले से इकदाम मजीद तेज करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 400 मिलियन की खती रकम मुख्तस कर दी है। जंग समेत दीगर अजला में हुकूमत पंजाब ने इंसदाद डेंगू के हवाले से इकदाम मजीद तेज करने का फैसला किया है, जिसके लिए इंसदाद डेंगू के हवाले से 400 मिलियन की खती रकम मुख्तस कर दी गई है। सीओज हेल्थ अथॉरिटीज को इंसदाद डेंगू के लिए जरूरी इजाफी स्टाफ रखने की भी इजाजत मिल गई है। नए इकदाम से स्टाफ की कमी पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। वेलकम बैक। खबर शामिल करें चौधरी शेर अली की रिहाइशगाह पर, जहां पर पीडीएम के हवाले से लाहे अमल तश्कील दिया जा रहा है। साबिक मेयर चौधरी शेर अली की तकरीब से खिताब करें, आइए आपको लिए चलते हैं। कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी बहादुर बेटी मरियम नवाज साहिबा फैसलाबाद तशरीफ ला रही हैं। तफसीली बात तो आपसे कायदे फैसलाबाद चौधरी शेर अली साहब करेंगे और आपसे तजावीज भी लेंगे, लेकिन मैं फैसलाबाद के वर्करों को यहां पर सलाम पेश करूंगा। चौधरी साहब ये वो वर्कर हैं जो ना धूप देखते हैं ना छांव देखते हैं। आपकी एक कॉल पर लब्बैक कहते हुए शहर के किसी भी कोने में जब भी आप बुलाते हैं, ये वर्कर अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर हमेशा चौधरी शेर अली का लोहा बनवाने के लिए तैयार रहते हैं और कायदे पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने के लिए जो किरदार इन वर्करों ने अदा किया है उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज यहां पर अगर मेरे जैसा कारकुन मेंबर पंजाब असेंबली बना है तो ये भी इन वर्करों की मेहनत की बदौलत बना है। अगर आप कायदे फैसलाबाद चौधरी शेर अली बने हैं तो वो भी इन वर्करों की मेहनत और इनकी कामयाबियों की बदौलत बने हैं। तो अल्लाह के फजल से हम वर्करों की तरफ से आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जो भी ड्यूटी जलसा के हवाले से आप बताएंगे, जो प्रोग्राम आप तरतीब देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। यहां पर स्टेज पर भी तमाम मेंबराने सूबाई असेंबली और चेयरमैन हजरात, काउंसलर्स और फैसलाबाद के कोने कोने से हमारे जो मुस्लिम लीगी साथी हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतवाले हैं, वो तशरीफ लाए हैं। मैं उन सबको एक दफा फिर दिल की गहराइयों से कश्मीर चौधरी नूर मोहम्मद अंसारी साहब फौत हो गए हैं रात को, उनका जनाजा। ये सारे हम साथी हैं, यहाँ कोई एमएनए एमपी नहीं, कोई टिकट होल्डर नहीं, सब वर्कर है। फैसलाबाद में मुझे याद है जब भी नवाज शरीफ ने ताकत दिखानी होती थी तो जलसा लाहौर नहीं, जो उनका शहर है, फैसलाबाद रखते थे। जब भी ऊपर किसी को उन्होंने अपना पावर शो करनी होती थी, जलसा फैसलाबाद में रखते। चौधरी मंजूर जट याद है, जलसे फैसलाबाद में रखते। फैसलाबाद
लाहौर से ज़्यादा नवाज शरीफ फैसलाबाद को अपना घर समझे, अपना ताकत पावर शो फैसलाबाद को समझे। 11 गिलास के थले रखता नहीं है सब कैसे एहो बात ठीक से ठीक वो गिलास चुको मैं थोड़ा गाँव नहीं आज मैं तो थले लम्बे पहले आप सब लोग मेरे बाजू हैं, मैं आपका बाजू हूँ, आप मेरे बाजू हैं, मैं आपके जिस्म का हिस्सा हूँ, आप मेरे जिस्म का हिस्सा हैं। फैसलाबाद शहर में किसी एमएन ने किसी एमपी ने शेर अली को नहीं बनाया, वर्करों ने शेर अली को बनाया, मेरे साथियों ने शेर अली को। बैठे हैं यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं सर, मैं किसके क्या नाम लूँ। आज फिर वक्त आ गया कि नवाज शरीफ फैसलाबाद में अपनी पावर शो करनी चाहते हैं। फैसलाबाद में उन्होंने इंतखाब किया है पीडीएम के जलसे में कि फैसलाबाद मेरा शहर है। टेलीफोन से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा मेरा शहर है, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी का मेरे से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि उसको पता चले कि मेरे वालिद जो फैसलाबाद के मुतालिक बातें करते थे वो ठीक करते थे। वो करते होंगे, अपनी बेटी से बातें करते होंगे कि मैं फैसलाबाद जाता था, फैसलाबाद ये है, फैसलाबाद वो है। जो ताकत शो करनी होती थी फैसलाबाद से करती। उनकी बेटी आ रही, मरियम नवाज साहब आ रही, उसका हमें इस्तेमाल भी करना है और अपनी मुस्लिम लीग की ताकत भी शो करनी है फैसलाबाद में। ये मुस्लिम लीग का गढ़ है, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग का गढ़ रहेगा और मुस्लिम लीग का गढ़ उठता रहेगा। तो आपको इसलिए जहमत दी है कि हमारे कायद मियां नवाज मुल्की इलाके में बात करूँ तो लंबी हो जानी, वो आप सब जान रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। हर आदमी का, हर आदमी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिल मालिक है, चाहे वो मजदूर है, उसको पता है, उसको जिस्म को महसूस हो रहा है कि नया पाकिस्तान में इसके साथ क्या हो रहा है। इसमें मैंने बात नहीं ज़्यादा करनी, आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मरियम नवाज साहब आ रही है। हमारा प्रोग्राम ये है कि वो तकरीबन 5 बजे फैसलाबाद हमारे घर आ जाएंगे। गौशाला से, चौक से हमने लोगों को लाना है, ठीक 6 बजे यहाँ से उनको जलसागाह तक लेके जाना है। 25,000 आदमी चाहिए मुझे, 25,000 आदमी चाहिए मुझे यासीन, 25,000 आदमी चाहिए मुझे। अशरफ भगत जी सर, मिर्जा अशरफ, मुझे 25,000 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। साहब, मुझे 25,000 आदमी बेटी चाहिए। आ रही है जनाब, 50,000 होंगे। 25,000 आदमी चाहिए आपको कह रहा हूं। सुन रहे हैं आप? इस वक्त यहाँ पे 240 के करीब आदमी हैं, 240 से कुछ 250 होगा, ये सारी लगी नई कुर्सी, 250 हम यहाँ बैठे। अगर हम 100 बंदा भी लाएं तो 25,000 बन जाते हैं। और हमें लाना है। यहाँ पे 5-5, 400 वाले भी बंदे बचे। जब मैं जलसे जुलूस करता था, कोई 50 लाता था, कोई 100 लाता था, कोई 300 लाता था, कोई 500 लाता था। तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीडीएम का पावर शो चिड़ियोट में लीगी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी बशीर हुसैन चमन की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा इजलास का अहवाल। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद में पीडीएम जलसा करने जा रही है और 16 अक्टूबर को ये जलसा जो है वो धोबी घाट ग्राउंड में होगा। और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उन्होंने जो है वो बैठक की है और तमाम तर अमूर जो है वो ज़ेर बैत लाया। हमारे साथ मियाँ मोहम्मद अहमद रहमान नेबुकारा साहब मौजूद है, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि क्या मुशावरत आता है पाई है पीडीएम के जलसे के हवाले से? जी, ऑपोजिशन जिस तरह नून लीग रोल प्ले कर रही है
تو ہمیں بہت ساری شارٹ کمنگس کو جو ہے وہ بھی اوور کم کرنا ہے. اس کے لیے ہماری تنظیم سازی اور گروپ چل رہے ہیں. انشاءاللہ ڈیز ٹو کم انشاءاللہ بہتری ہوتی جائے گی. اور پی ڈی ایم کا جہاں تک اجلاس اسے ہم انشاءاللہ کامیاب کریں گے جی. اور انشاءاللہ اپنا تشخص جو ہے اس کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. سر آپ دیجیے گا کہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا جو ہے وہ ترتیب لگائی گئی ہے, کیسے جو جانا ہے, کیسے جو ہے وہ کارکنوں کو اکٹھا کرنا ہے, کیا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے کی 16 تاریخ جو فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اس بارے میں یہاں مشاورت ہوئی ہے. سب دوست جو ہیں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, تو سب کی مشاورت سے انشاءاللہ یہ چنیوٹ سے بھرپور شرکت ہوگی. اور یہاں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے کو چنیوٹ والے جو ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب کریں گے. تو پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری اب ضرورت بن چکی ہے, اپوزیشن جو ہے وہ اگر اب بھی یہ حکومت کے خلاف کچھ نہ بولے تو آنے والے وقت میں غریب بھی جو روٹی بیچارے کھا رہے ہیں ان کا وہ جینا محال کر دے گی. اور انشاءاللہ ہم بھرپور جلسے میں شرکت کریں گے. بالکل بھرپور جلسے میں شرکت کرنے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون رانا شہزاد اقبال صاحب موجود ہے. صرف دیکھیے گا کہ جو لیگی اراکین ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا مشاورت طے پائی؟ ابھی لیگی ارکان انشاءاللہ صبح اس حوالے سے ہم نے میٹنگ کی ہے, تو ان کے جو ہے نا کوآرڈینیٹر بھی یہاں موجود تھے. ہم نے انہیں درخواست کی ہے کہ انہیں بلوائیں. ہم نے 3 دن رہ گئے, اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں. ہم نے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے ہم نے اسے پیپر ورک پہ لا کر ہم نے ان کے حوالے کر دیا, ان کے کوآرڈینیٹر کے. اب جو ادھر سے حکم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اوبے کریں گے اور پارٹی قیادت کے ہر فیصلے کو مانیں گے. ہمارے پاس عہدے نہ ہونے کے باوجود ہم انشاءاللہ تعالیٰ فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے, اور پوری اپوزیشن ہم نے فرنٹ فٹ پر پوری ٹیم نے کھیلا ہے اور اب بھی کھیلیں گے. بالکل پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے, جس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام جو قیادت ہے وہ اکٹھی ہے. اور اس بات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو عہدیداران ہیں وہ اکٹھے ہوں بہت گے. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری کا دورہ فیصل آباد. سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. صوبے کے دوسرے بڑے شہر کو درپیش سیوریج, ترقیاتی منصوبوں اور پینے کا صاف پانی سمیت دیگر مسائل پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عصمت سے, جو عمیر بتائے گا. جی, جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری نے فیصل آباد کا دورہ کیا, اور اس حوالے سے جماعت اسلامی کی جو سیاسی کمیٹی کے اراکین ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. آئندہ الیکشن کے حوالے سے اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. جاوید قصوری صاحب اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر آج کے اس وزٹ کے حوالے سے اور اس میٹنگ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد کی ہماری سیاسی کمیٹی موجود ہے. ہم نے فیصل آباد کا پورا جائزہ لیا ہے. یہاں عوامی طور پہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پانی کا مسئلہ ہے, گلیوں کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے. یہاں نوجوانوں کے لیے تعلیم اور عام لوگوں کے لیے صحت کے مسائل ہیں. فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے اور یہ اس قدر پاکستان کی قومی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ شہر اس قدر نظر انداز ہے. جماعت اسلامی فیصل آباد کے اندر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بھرپور کمپین ڈیزائن کر رہی ہے. ہم عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے. ہم انتظامیہ اور حکمرانوں سے مطالبہ کریں گے کہ فیصل آباد کو اس کا حق دو, اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی ایک امانتدار اور دیانتدار قیادت اس شہر میں متعارف کروانے جا رہی ہے. ہم فیصل آباد کو لاوارث نہیں رہنے دیں گے. یہاں بہت ہی محب وطن, محب اسلام اور ایک پاکستان کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تاجروں کا شہر ہے, مزدوروں کا شہر ہے. اس لیے جماعت اسلامی آنے والے مرحلے میں ایک بھرپور جد و جہد کے نتیجے میں فیصل آباد کے مسائل کو بھی اجاگر کرے گی. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ سری لنکن کونسلر جنرل کی آل پاکستان بیڈ شیٹ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر میں صنعت کاروں سے ملاقات ہوئی. اسی پر مزید بات کریں گے فضیل احمد سے. جی فضیل, بتائے گا ملاقات کا احوال. جی بالکل, ہانری کونسلر جنرل آف سری لنکا آج افبوما میں صنعت کاروں سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں, اور دونوں طرف تجارت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. اور اس حوالے سے تمام جو افبوما کے ممبران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. سینٹرل چیئرمین عارف احسان ملک نے آج کی اس میٹنگ کی صدارت کی ہے. ہانری کونسلر جو ہیں سری لنکا کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی سر بتائیے گا, کیا کہیں گے, صنعت کاروں سے اسپیشلی ملاقات تھی, کیا کہتے ہیں, کس حد تک سود مند ثابت
हुई है आज की मुलाकात? ये हमारा पहला विज़िट था आज यहाँ पे और बड़ा इन्फॉर्मेटिव था और प्रेसिडेंट साहब से, चेयरमैन साहब से आज बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन, ऑनरेबल मेंबर ने हमें अपनी इनपुट दी है जिससे हमें रियल इश्यूज़ का पता चला है। श्रीलंका और पाकिस्तान के रिलेशन बायलैटरल और मल्टीलैटरल बहुत स्ट्रांग है और उस चीज़ के लिए बीइंग ए ऑनरी कॉन्सल जनरल अब मेरी जॉब है कि इसको हमने ब्रिज करना है और फैसिलिटेट करना है, जो क्योंकि ये जो फैसलाबाद है ये हब है टेक्सटाइल का और SME जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन है। तो हमने इस बैकबोन को आज आके विजिट किया है। हम चाह रहे हैं कि इनके जो रियल इश्यूज़ हैं, जो इनके जो इश्यूज़ हैं उनको हम हाईएस्ट लेवल पे जो है वो हम पहुँचाएँ और जो बोटलनेक्स हैं, जो चीज़ों में हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम इनको फैसिलिटेट करें। आज बिल्कुल जिन चीज़ों में फैसिलिटेट कर सकते हैं करेंगे और एक ब्रिज का किरदार भी अदा करेंगे। सेंट्रल चेयरमैन अपूमा भी मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ एहसान मलक। जी मलक साहब, बताइएगा क्या कहते हैं आज के इजलास के हवाले से, क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर बहुत बड़ी बात है, अपूमा से जो काउंसलर जनरल हैं उनकी मुलाकात थी, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज मिस्टर यासीन जोया की आमद से हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली है और हम समझते हैं कि ट्रेड की प्रमोशन के हवाले से और टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से जो इनका किरदार होगा वो बड़ा कुलीदी होगा और इसमें उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दी है कि वो अपना पूरा रोल प्ले करेंगे और आपस में बायलैटरल ट्रेड एंड टूरिज़म को प्रमोट करेंगे। जी बिल्कुल, श्रीलंका और पाकिस्तान का आपस में जो तजारत है, टूरिज़म है, उसको प्रमोट करने के हवाले से आज की मीटिंग में जो इनकी जानिब से कौंसल जनरल ऑफ श्रीलंका उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि वो भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। और ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,16,500 रुपये को हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 99,879 रुपए का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, सोने की कीमत में इजाफा हो गया, फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,16,500 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 99,879 रुपए का हो गया। आपको बताएं कि सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,16,500 रुपये का हो गया, 10 ग्राम सोना 99,879 रुपये का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, सोने की कीमत में इजाफा हो गया, फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।